लिखो। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। 2 हफ्ते के पहले एक 20 साल के एक बच्चा ने, एक बॉय, वो थोड़ा सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। वो उसको लाया गया, वो चल नहीं पा रहे थे और उसको इसमें व्हील चेयर में लाया गया और उसमें सांस बहुत बुरी तरह से ट्राई कर रहा है सांस लेने के लिए, सांस नहीं ले पा रहे थे। इमीडिएटली उसको आईसीयू में ले लिया और उसको वेंटिलेटर पे लगा लिया। और थोड़ा सेटल करने के बाद उसका फादर को हम पूछे थे क्या तकलीफ था, एक्चुअली क्या हुआ। बोला कि फादर ने बोल रहा कि 2 हफ्ते के पहले उसको थोड़ा गले में दर्द और खांसी वगैरह एक 3-4 दिन थी। उसके बाद 3-4 लूज मोशंस भी हुए, ये मोशंस भी हुए थे, 3-4 मोशंस भी हुए थे। उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले लिए। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद 10 दिन के बाद वो बच्चा ने चल नहीं पा रहा था। क्या बोल रहा था कि ये पैरों में, नीचे के पैरों में चिमटियां लग रहे हैं, पाँव नीचे लगाए तो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा एक दिन था, बस एक दिन ऐसा चल नहीं पा रहा था। दूसरी दिन चलने के लिए फादर का हेल्प लेना पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। अब अर्ली मॉर्निंग, रात को वो चल नहीं पा रहा था और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जब देखे तो सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल को ला लिया। ये उसका वो मजिल का पैरालिसिस हो रहा है, मजिल का वीकनेस नीचे से हो रहा है, नीचे से पांव से ऊपर ऐसा स्लोली ऊपर आ रहा था। और अभी यहां तक आ गई जहां आपका पेट का मजिल्स का पैरालिसिस है और छाती का मजिल्स का पैरालिसिस है। छाती के और पेट के नीचे डायाफ्राम बोल के एक बड़ा मजिल होता है, वो लेयर होता है। वो आप सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मजिल होता है। वो भी पैरालिसिस हो गई और छाती का मजिल्स भी पैरालिसिस हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। तो इमीडिएटली हम वेंटिलेटर के ऊपर लगाना पड़ा। जब मालूम हुआ कि एक केस, जब फादर ने ऐसा हमको बताया तो जब मालूम हुआ कि ये GBS, दैट इज गुल्लेन बैरे सिंड्रोम, GBS बोलते हैं इसको। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये रेस्पिरेटरी, छाती का कुछ प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह, बुखार, उसके बाद में आ सकती है। मोशंस होने के बाद भी हो सकता है। बहुत रेयर प्रॉब्लम होता है, मगर हो सकती है, ऐसा हो सकती है। इसके पहले भी बहुत केसेस देख चुके हैं, थोड़ा रेयर है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पेशेंट को एडमिट कर लिए, वेंटिलेटर के ऊपर लगाए पेशेंट को इमीडिएटली। सो पैथोलॉजी क्या हुआ होगा उसको, तो कैसा होगा बोले तो ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, आपका खांसी वगैरह, वो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और मोशंस, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंट्राइटिस बोलते हैं ना, मोशंस के लिए कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए वजह से होता है। कैंपोएलोबैक्टर बोलते हैं, साइटोमेगालो वायरस बोलते हैं। ये वायरस और ये बैक्टीरिया से ये सब होते हैं। तो ये बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म करने के लिए अपने बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। ये एंटीबॉडीज अपना वो डिसीज को कम कर देते हैं, वो इन्फेक्शन को कम कर देते हैं। मगर वो एंटीबॉडीज जो तैयार हुई हैं, अपने एंटीबॉडीज जो हम अपना बॉडी में जो तैयार हुए, वो इस कंडीशन में अपने नर्व्स के ऊपर काम कर रहा है, अपने नर्व्स को अटैक कर रहा है। अपने एंटीबॉडीज अपने नर्व्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो नर्व के ऊपर एक छोटा शीट होता है, माइलिन बोल के एक शीट होता है, उसको डैमेज कर रहा है। उसको डैमेज करके ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो ये डैमेज, नर्व का शीट डैमेज होने से, नर्व का शीट कंप्लीट नहीं है, पैची डैमेज होने से एक गुइलेन बैरे सिंड्रोम आया और पैरालिसिस नीचे से ऊपर दोनों तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों की तरफ ऊपर आ रहा है। और ट्रीटमेंट उतना थोड़ा लिटिल एक्सपेंसिव इंजेक्शंस होते हैं। तो पेशेंट 3 दिन वेंटिलेटर के ऊपर रहा। फोर्थ डे बाहर आ गया वेंटिलेटर से और पूरा 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। हम
उसको आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे थे, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेन ट्रीटमेंट वही है। प्लेक्स बोल के और एक ट्रीटमेंट है, प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं, मगर वो थोड़ा हायर इंस्टीट्यूट्स और कम नहीं हो तो देते हैं, बट आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने से नॉर्मल हो गया पेशेंट। ये इसमें और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल के, अपने बॉडी में और एक नर्वस सिस्टम के साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होती है जो अपना बीपी को और अपना हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर भी ये एंटीबॉडीज काम करते हैं। तो बीपी में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, बीपी गिरते रहता है, ऊपर चढ़ते रहता है, और हार्ट रेट भी नीचे चले जाती रहती है, ऊपर सडनली नीचे होती है, सडनली ऊपर होती है, ऐसा फास्ट हार्ट होती है, स्लो, ऐसा थोड़ा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 70%, 10 में 7 लोग घर हैप्पीली जा सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो 20 साल का बच्चा था, 10वें दिन घर को चले गए, आराम से चले गए। 90%, 70% कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, पेशेंट आराम से घर जा सकते हैं। उसका रेयर प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, तो उतना डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब सांस नहीं ले पा रहा है तो इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और वेंटिलेटर कंपलसरी होता है। 10 में 3 जने को वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, बाकी लोग तो सिंपल ट्रीटमेंट से बाहर हो जाते हैं, मगर 10 में 3-4 पेशेंट्स को हम जहां तक मैं देखा तो वेंटिलेटर लगाना पड़ा। हमारा हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आया उन लोगों को थोड़े लोगों को ऑक्सीजन दिए तो बस हो गई, मगर थोड़े लोगों को पूरा 10 साल में मैं अबाउट 10-15 केसेस देख चुका हूँ, और कम से कम उसमें 3-4 लोगों को वेंटिलेटर लगाना पड़ा, और पूरा 10-15 लोग घर हैप्पीली चले गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ओनली थिंग इज थोड़ा ट्रीटमेंट 10 दिन तक चला, मगर इसमें थोड़ा रेयर प्रेजेंटेशंस भी हो सकता है, देखा हूँ आजकल थोड़े 1-2 लोगों को थोड़ा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद सडनली दोनों आंखों में प्रॉब्लम आया, और उसको देख नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे दोनों आंखों में, तो उनको न्यूरोफिजिशियन के पास भिजाया तो 6 हफ्ते में नॉर्मल हो गए। और एक पेशेंट को, मैं फीमेल को देखा था, उसको भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद पूरा राइट हैंड जो है ना, ओनली राइट हैंड पूरा नंब हो गई, थोड़ा पैरालिसिस जैसा हो गई, उठ नहीं पा रहा था। 3-4 दिन वैसा हुआ तो न्यूरोफिजिशियन ने दवाइयाँ दी उसको, 2 हफ्ते में नॉर्मल हो गई। ऐसा भी प्रॉब्लम्स कभी कभी होते हैं, तो उतना घबराने की बात नहीं है, मगर थोड़ा हॉस्पिटल